ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज के लेक्चर में हम डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये होता क्या है कि डिसीजन टेबल मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि कुछ कंडीशन रहेगा और उसमें से जो नेसेसरी डिसीजन या फिर नेसेसरी एक्शन है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टेबल के अंदर जो नेसेसरी एक्शंस हो रहा है वही उसी को ही हम टेबुलर फॉर्मेट में उसको लिखेंगे। तो डिसीजन टेबल क्या है? ये डिसीजन टेबल रिप्रेजेंट condition and the respective action to be taken to address them in a structured tabular format. Okay, so suppose there is some complex condition and we have to execute in a corresponding action, and that action will be stored in a tabular form. ओके, तो अगर हम डिसीजन टेबल बोले तो डिसीजन टेबल क्या होता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन को हम क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द करेस्पॉन्डिंग एक्शन। ठीक है, और वो हम एक टेबल फॉर्मेट में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो मेनली डिसीजन टेबल रिकॉर्ड करता है आपका कॉम्प्लेक्स डिसीजन लॉजिक। ओके, अच्छा, तो डिसीजन टेबल तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस रहेगा और एग्जिस्टिंग एक्शंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर एक्शन एग्जिस्टिंग कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो उसी कंडीशन को हम पुट करेंगे और डिसीजन टेबल में एंट्री करेंगे उसका। ठीक है, तो हर एक डिसीजन टेबल का 4 पार्ट होता है। एक होता है कंडीशन स्टब, आपका नेक्स्ट होता है कंडीशन एक्शन स्टब एंड कंडीशन एंट्रीज एंड एक्शन एंट्रीज। ओके, सॉरी, यहाँ पे है, देखो कि किसको हम कंडीशन टेबल में जो 4 पार्ट है, जो कंडीशन स्टब है, ये वाला पार्ट कंडीशन स्टब है और ये वाला पार्ट एक्शन स्टब है। ठीक है, और ये जो एंट्रीज हो रहा है, ये जो कंडीशन वाले एंट्रीज के साथ जो यहाँ पे जो कंडीशन मतलब कंडीशन है, ये क्या है कि ये एंट्रीज है, एंट्रीज फॉर द कंडीशन स्टब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन एंट्रीज, और ये हो जाएगा आपका एक्शन एंट्रीज। ओके, सो डिसीजन टेबल technique is useful when a variety of action exists and we need to take a particular action depending upon the existing condition. Okay, then we will use the decision table based testing. तो एंट्रीज मीन्स क्या होगा, कंडीशन एंड एक्शंस मीन्स क्या होगा कि सपोज कुछ कंडीशन आपको प्रोवाइडेड होगा और उस हिसाब से एक्शन जो जनरेट हो रहा है क्या वो सही है या गलत है, वो आपको चेक करना है। ठीक है, तो ऑल द एंट्रीज आर बाइनरी। ओके, एंड डिसीजन टेबल क्या बोलता है कि ये एक आपका लिमिटेड एंट्री डिसीजन टेबल होता है। अगर एंट्रीज और बाइनरी होता है, एंट्री अगर बाइनरी होगा तो उसको हम लिमिटेड डिसीजन टेबल बोलेंगे। और अगर कंडीशन कंडीशन अगर डिफरेंट वैल्यू पुट कर रहा है, वहां पे सेवरल वैल्यू हो, देन द डिसीजन टेबल may be called the extended entry decision table. ओके, यहाँ पे इलेबोरेट करके नहीं बोला गया है। तो देखो, डिसीजन टेबल आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल कंडीशन टू बी एड्रेस्ड, determine actions for all identified condition and create maximum possible rules. ओके, तो एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे शो किया गया है
कि कुछ कंडीशन स्टब है और कंडीशन स्टब के अकॉर्डिंग कंडीशन एंट्रीज गिवन है और उसके रूल्स क्या है, यस और नो है, मींस आइदर ट्रू और फॉल्स होगा। और उस बेसिस पे हमें एक्शन स्टब में जो एक्शन एंट्रीज प्रोवाइडेड है, क्या वो ये जो क्रॉस क्रॉस रखा है ना कि ये सेटिस्फाइड हो रहा है, तभी इसको ऐसे क्रॉस क्रॉस लिखा गया है। ठीक है, तो अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है, सपोज कंडीशन यहाँ पे है कि फर्स्ट, सपोज इसको मान लो कि फर्स्ट रो में क्या है कि सोर्स कनेक्टेड रूल्स उसके लिए है, मतलब एंट्रीज है नो। ठीक है, एंड पिंग इज वर्किंग नो, ओपन वेबसाइट यस। तो इन दैट केस एक्शन स्टब के अकॉर्डिंग जो एक्शन एंट्रीज है कि चेक नेटवर्क केबल, उस केस में हाँ ये सही हो रहा है। तो इस केस में अगर हम देखें कि कंडीशंस अगर कहाँ कहाँ पे ट्रू और फॉल्स हो रहा है और उस बेसिस पे चेक नेटवर्क केबल क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये वाला कंडीशन सिर्फ सेटिस्फाई हो रहा है, तो एक्शन स्टब क्या जनरेट करेगा कि हाँ चेक द नेटवर्क केबल इज पॉसिबल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा इलाबोरेट करके हम और एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सपोज कि मान लो यहाँ पे मैंने एक टेबल लिया है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि कंडीशन स्टब है जैसे उसमें भी था, एक्शन स्टब है और एंट्रीज गिवन है। कंडीशन स्टब के अकॉर्डिंग एंट्रीज क्या है कि एक आपका ये क्या होगा कि कंडीशन एंट्रीज, तो कंडीशन एंट्रीज है स्टब के अकॉर्डिंग C1 C2 C3 और एंट्रीज है ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो C1 में क्या होगा, ट्रू, आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा। C2 में हमने क्या किया, ट्रू को ही, मतलब C2 को क्या किया कि ट्रू फॉल्स, मतलब इस कंडीशन को हमने C2 के साथ चेक करना है, आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा। ठीक है, C3 में हमने क्या किया कि चारों कंडीशन लिया है और आइदर ट्रू और फॉल्स होगा हर एक केस के बेसिस पे। तो यहाँ पे देखो कि कंडीशन स्टब के लिए जो आपका स्टब है 3 है, C1 C2 एंड C3 एंड कंडीशन एंट्रीज जो है वो आइदर 2 टाइप होगा, एक तो ट्रू होगा और आइदर फॉल्स होगा। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम्स विल बी जनरेट व्हाट, यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा कि दैट विल बी 2 to the power 3। ठीक है ना, तो 2 to the power 3 करेंगे तो यहाँ पे 8 पॉसिबल कंडीशंस हो सकता है जो यहाँ पे ऑलरेडी जनरेट है। मीन्स आपको देखना है कि कितने सारे आपका एक्शन एंट्रीज आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, जो कि एक्शन स्टब वो इजीली उस टेबल को जनरेट कर पाए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या बोले कि एक्शंस, ठीक है, एग्जिस्टिंग एक्शंस के ऊपर डिपेंड करके ही हमको क्या करना है कि कंडीशन को चेक करना है। ठीक है, तो जितने यूजफुल यूजफुल एंट्रीज होगा उसी को ही हम क्या बोले उसी को ही हम एक्शन में एंट्री करने के लिए या फिर एक्शन में शो करने के लिए वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी होगा। सो टेस्टिंग डिसीजन बेस्ड टेस्टिंग टेबल वही बोलता है कि जितने सारे वैरायटी ऑफ एक्शंस हो उसमें से जो यूजफुल एंड एग्जिस्टिंग और नीडेड जो एक्शंस और जो पर्टिकुलर एक्शन है उसी को ही हमें पिकअप करना है और एग्जिस्टिंग कंडीशन को चेकआउट करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कंडीशन स्टब 3 है, 3 टाइप ऑफ कंडीशन स्टब है, C1 C2 C3 और एंट्रीज है 2 टाइप, आइदर ट्रू और फॉल्स। ओके, सो अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि C1 जब ट्रू हो रहा है, ठीक है, C2 जब ट्रू हो रहा है और C3 जब ट्रू हो रहा है, तब एक्शन स्टब में A1 का वैल्यू क्या हो रहा है, A1 इज एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे क्रॉस का मतलब है A1 इज एग्जीक्यूटेड, मतलब ये वाला चीज सही हो रहा है। ठीक है, तो टेबल में ऐसे ही इसको डिफाइन किया जाता है, इसीलिए ऐसे लिखा गया है। तो देखो कि C1 इसका कंडीशन क्या होगा, इफ C1 इज ट्रू
and C2 is true and C3 is true, then A1 and A2 is performed. ओके अच्छा नेक्स्ट देखो अगर C1 ट्रू होता है, C2 भी ट्रू होता है एंड C3 फॉल्स होता है, ठीक है, देन A1 and A3 will perform, or you can say that A1 and A3 actions will be done. Okay, so this is the मतलब ये क्या है कि ऐसे हम डिसीजन टेबल को फॉर्म करते हैं डिपेंडिंग ऑन कंडीशन स्टब एंड कंडीशन एंट्रीज। तो उसके ऊपर डिपेंड करते हुए हम कोई भी एक्शन स्टब का जो एक्शन एंट्री होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कि कंडीशन अगर C1 इज ट्रू एंड C2 इज फॉल्स and C3 is 3, C3 is true, then the action A2 will perform. Okay, next C1 is true, C2 is false, C3 is false, then action 4 will be performed. मतलब ये already given एक टेबल है, अब उसमें से आप टेस्ट केस कैसे जनरेट करोगे, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई गिवन है तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं ना कि हाँ ये कंडीशन ऑलरेडी प्रोवाइड है और उस हिसाब से हम क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने किया था कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेट देखा था कि ट्रायंगल प्रॉब्लम के हिसाब से हमने उसमें ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस चेक किया था, ठीक है। आइदर दैट विल बी आइसोसेलेस, सेलस और इक्विलैटरल और नॉट ए ट्रायंगल, ठीक है। तो उसी ट्रायंगल फॉर्म को मतलब ट्रायंगल प्रॉब्लम को एक डिसीजन टेबल में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो सपोज देखो ये यहाँ पे सेम यही है, ये टेबल आपको दिया जाएगा या फिर उस हिसाब से आपको जनरेट करना है कितना टेस्ट केस है। तो डिसीजन टेबल बेस्ड प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहे हो लेकिन यहाँ पे भी आपको टेस्ट केस जनरेट करना है, कितना टेस्ट केस हो रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक टेस्टिंग मेथोडोलॉजी है, ठीक है। जैसे हम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में भी किया था, तो यहाँ पे भी वही चीज है, आपको टेस्ट केस चेक करना है। आप तो यहाँ पे देख रहे हो कि हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन क्या वो टेस्ट केस जनरेट हो पा रहा है, अगर हो रहा है तो कितने सारे हो रहा है वो भी चेक करना है। जैसे लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि सिंगल फॉल्ट एजम्पशन टेक्निक को यूज करते हुए हमने बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस को चेक किया था, जहाँ पे क्या हो रहा था कि 4n+1 नंबर ऑफ टेस्ट केस जनरेट हो रहा था। तो यहाँ पे वो चीज है नहीं, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस आपको कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है और उस हिसाब से आपको टेस्ट केस कितना जनरेट हो रहा है वो चेक करना है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे देखो क्या है, ये जो C1, C2, C3, C4 कंडीशन स्टब में आपका कंडीशंस क्या गिवन है, X, Y, Z आर द साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो साइड ऑफ द ट्राइंगल और वहां पे कंडीशन जो ये तो कंडीशन स्टब है, कंडीशन एंट्रीज में क्या है कि यहाँ पे नो दिया गया है, ठीक है, मतलब ये इम्प्लाई नहीं करता है और बाकी सारे सपोज यस हो रहा है। तो C2 में क्या है, x इज इक्वल्स टू वाई, C3 में है x इज इक्वल्स टू जेड, C4 में है y इक्वल्स टू जेड, ठीक है। तो अगर x y z देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, x y z आर द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ये नो हो रहा है, तो बाकी सारे जितने भी है क्या x इक्वल्स टू वाई होगा, वो भी नहीं होगा, और x इक्वल्स टू जेड ये करेगा। तो कंडीशन एंट्रीज में ये भी यहाँ पे भी नल आएगा, मतलब यहाँ पे भी कोई वैल्यूज हम नहीं डाल सकते, ठीक है। अगर C1 जो कि ये बोलता है कि एक्स वाई जेड मतलब एक ट्राइंगल का साइड है, लेकिन आप एंट्रीज में ये देख रहे हो कि नहीं ये साइड नहीं है,
तो क्या x इक्वल्स टू वाई, वाई इक्वल्स टू जेड, x इक्वल्स टू जेड ये पॉसिबल है? नहीं है ना। तो इस केस में ये आपका नल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और अगर ये साइड ES प्रोवाइड करता है तो क्या होगा, x इक्वल्स टू वाई हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। x इक्वल्स टू जेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमें सारे कंडीशन चेक करना है ना कि आइदर दैट विल बी शेलस, आइसोसेलस, इक्विलैटरल और इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मीन्स मतलब कोई भी कंडीशन अगर ना सेटिस्फाई हो तब वो इम्पॉसिबल केस हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से एंट्रीज आर ऑलरेडी गिवन, ठीक है। कंडीशन स्टब है और कंडीशन एंट्रीज ये दिया गया है पहले से। अब यहाँ पे ये क्या है कि एक्शन स्टब, एक्शन स्टब में क्या हो सकता है कि आप ट्रायंगल परफॉर्म करोगे, तो मतलब ट्रायंगल के लिए दैट विल बी आइदर नॉट ए ट्रायंगल। मीन्स नॉट ए ट्रायंगल कब होगा कि अगर दोनों साइड्स का एडिशन थर्ड साइड से ग्रेटर ना हो, ठीक है। तो और अदर विल बी सेलस, आइसोसेलस, इक्विलैटरल और इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे जनरेट किया कि A1 नॉट ए ट्रायंगल, ये आपका क्या है कि ये एक्शन स्टब है। और जहाँ पे एक्शन इंक्रीज क्या हो रहा है कि अगर दो एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल का साइड ही नहीं होता है तो ये तीनों परफॉर्म ही नहीं हो रहा है। एक्स इक्वल्स टू वाई भी नहीं हो रहा, एक्स इक्वल्स टू जेड भी नहीं हो रहा, वाई इक्वल्स टू जेड भी नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा, ये एक नॉट ए ट्रायंगल ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे नॉट ए ट्रायंगल में क्रॉस किया, क्रॉस मतलब इसको एग्जीक्यूट किया गया है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो कि अगर C1 ES होता है, मतलब एक्स वाई जेड आर द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ES होता है, तब क्या होगा कि एक तो दो ES कंडीशन हो सकता है x इक्वल्स टू वाई, इधर नो कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू वाई भी ES है, ठीक है। x इक्वल्स टू जेड भी ES है, y इक्वल्स टू जेड भी ES है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड तीनों ही अपने आप से इक्वल प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि C1 जो कि जहाँ पे एक्स वाई जेड ट्रायंगल का तीनों साइड्स है और वहां पे x इक्वल्स टू वाई हो रहा है, x इक्वल्स टू वाई हो रहा है, ठीक है। और x इक्वल्स टू जेड हो रहा है, ठीक है। लेकिन y इक्वल्स टू जेड नहीं हो रहा, तो क्या ये पॉसिबल है, x इक्वल्स टू वाई होगा, y इक्वल्स टू जेड नहीं होगा, लेकिन ये दोनों कंडीशन सही होगा, तो ये थोड़ी कोई ट्रायंगल फॉर्म करेगा, तो इसीलिए ये इम्पॉसिबल केस को जनरेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि तीनों साइड्स है, यस ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे ये क्या है, x इक्वल्स टू वाई हो रहा है, ठीक है। x इक्वल्स टू जेड नहीं हो रहा, लेकिन y इक्वल्स टू जेड हो रहा है, तो इस केस में भी एक नो कंडीशन आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता एक ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए, इसीलिए ये इम्पॉसिबल डिनोट करता है। नेक्स्ट देखो एक्स वाई जेड तीनों ही साइड से एक ट्रायंगल का, और वहां पे x इक्वल्स टू वाई है, x इक्वल्स टू जेड है, y इक्वल्स नहीं सॉरी x इक्वल्स टू जेड नहीं है, y इक्वल्स टू जेड नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, x इक्वल्स टू वाई हो रहा है इसे, तो इस केस में ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस में देखो ये सही हो रहा है, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू हाँ एक्स वाई जेड ट्रायंगल का तीनों साइड है, और यहाँ पे एक्स इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू वाई हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल हो रहा है, यहाँ पे भी इक्वल हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि एक कंडीशन गलत हो गया, तो इसलिए ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा तो ऐसे करके सारे टेस्ट कंडीशन को आपको चेक करना है। तो ये तो टेबुलर फॉर्मेट में हो गया, लेकिन यहाँ पे टेस्ट केस कितना जनरेट हो रहा है वो तो हमें नहीं पता चलता ना, ठीक है। वो हमें चेक करना है कि कितना टेस्ट केस यहाँ पे जनरेट होगा। यहाँ पे ऐसे आप काउंट कर रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो यहाँ पे 9 टेस्ट केस जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या सेटिस्फाइबल है, वो भी आपको चेक करके टेबुलर फॉर्मेट में लिखना है इन डिसीजन टेबल, ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे? अच्छा देखो, अब इस टेबल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कि कैसे कि यहाँ पे एक्स वाई जेड था ना, तो एक्स को हमने क्या किया, एक्स इज लेस देन वाई प्लस जेड, मतलब दोनों साइड का एडिशन अगर ग्रेटर देन हो थर्ड साइड से, तभी हम उसको ट्राइंगल बोल सकते हैं ना। यही तो कंडीशन है, ट्राइंगल हम तभी बोलेंगे। तो अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब इसी टेबल को मैंने, देखो यहाँ पे जो नो था उसी को ही मैंने लिखा, अगर यहाँ पे ये फॉल्स हो गया तो उस केस में ये सारे कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगे कि y इज लेस देन x प्लस जेड, तो वो नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर यही फॉल्स हो गया तो सारे चीज आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, ये भी फॉल्स हो गया जितने भी कंडीशन हो रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो उस केस में ये जो सारा टेबल है ना, उसी को यहाँ पे जनरेट किया गया। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझना होता है, लेकिन उससे बेटर होगा कि आप यही कंडीशन को समझ लो और उस हिसाब से यहाँ पे ट्रायंगल को सेटिस्फाई करो, मतलब उसका जो क्या बोले कि एक्शन स्टब है, उसमें एक्शन जो जनरेट हो रहा है, क्या वो सही या गलत है, यहाँ से आपको बेटर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि यहाँ पे जो कंडीशन था ना, C1 C2 C3 C4, उसी को ही मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, C1 C2 C3 C4, अगर वो ट्रू और फॉल्स के कंडीशन में रहे तो क्या वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो एक ही प्रॉब्लम को कैसे और डिफरेंट टाइप से आप लिख सकते हो, वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे ये क्या बोल रहा था कि x लेस देन वाई प्लस जेड, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो ये फॉल्स हो रहा है, ठीक है। और बाकी सारे कंडीशंस फॉल्स हो रहा है, ये क्या है, कंडीशन स्टब में है। कंडीशन स्टब में कंडीशन एंट्रीज ऐसे दिया गया है और बाकी सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है, और वहां से हमें ये जनरेट करना है either that would be not a triangle, सेलस, आइसोसेलस, इक्विलेटरल और इम्पॉसिबल ट्रायंगल। तो जैसे शुरू में हमने किया था ना कि नो है, तो उस केस में ये ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये फॉल्स ही हो रहा है और कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो कैसे ये ट्रायंगल होगा, तो ये नॉट ए ट्रायंगल ही बोलेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, एक्स जो है वाई प्लस जेड से छोटा है, ठीक है, और इस केस में फॉल्स हो रहा है, तो एक सही हो रहा है, एक गलत हो रहा है, तो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो वो भी नॉट ए ट्रायंगल हो जाएगा। इस केस में भी वैसे ही नॉट ए ट्रायंगल हो जाएगा। और अगर यहाँ पे सारे ट्रू है, सारे कंडीशन ट्रू है, तो उस केस में देखो क्या बोल रहा है, एक्स इज इक्वल्स टू वाई भी बोल रहा है, सारे इक्वल है, तो उस केस में क्या होगा, इक्विलेटरल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सारे ट्रू है लेकिन लास्ट वाला फॉल्स है, तो ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, ये ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो सकता। तो डिफरेंट अगर कंडीशन हो, उस बेस पे आपका एक्शन स्टब या फिर एक्शन जो जनरेट हो रहा है, आपके एक्शन एंट्रीज जो जनरेट हो रहा है, वो चेकआउट करना है आपको। और यहाँ पे कितने सारे टेस्ट केस हो रहा है कि 11 टेस्ट केस हो रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टेस्ट केस हो रहा है। तो वो 11 टेस्ट केस एज ए आउटपुट हमें जनरेट करना है, क्योंकि हमें टेस्ट केस चाहिए, हम टेस्टिंग कर रहे, हमें कितना टेस्ट केस जनरेट हो रहा है वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इस टेबल से क्या जनरेट होके आया कि एक्स वाई जेड तीनों साइड है एक ट्राइंगल की, ठीक है ना। अब तीनों साइड में नॉट ए ट्राइंगल कब होगा, जब दोनों साइड्स का एडिशन थर्ड साइड से ग्रेटर ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्स हो रहा है, मीन्स एक सपोज हमने क्या किया, एक्स का वैल्यू सपोज लिया है 4 एंड वाई एंड जेड का वैल्यू लिया है 1 एंड 2। तो कंडीशन क्या था, एक्स विल बी लेस देन वाई प्लस जेड, तो 4 इज लेस देन 1 प्लस 2, क्या ये सही है, तो ये कंडीशन ही गलत हो रहा है, इसीलिए नॉट ए ट्राइंगल। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट विल बी नॉट ए ट्राइंगल।
समझ रहे हो? मतलब ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रहा है, कैसे सेटिस्फाई हो रहा है? तो आप कुछ अपने हिसाब से इनपुट्स डालोगे तभी वो कंडीशन बोलेगा ना अगर वो सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे x का वैल्यूज ऐसे लिया है जो कि y प्लस जेड से लेसर नहीं हो, ये ग्रेटर हो रहा है, तो नॉट ए ट्राइंगल फॉर्म होगा इस केस में। नेक्स्ट टेस्ट केस क्या बोल रहा है देखो, कि x लेस देन y प्लस जेड एंड y लेस देन x प्लस जेड, ये वाला तो ट्रू है लेकिन ये वाला फॉल्स है, ठीक है। तो उस केस में आप वैल्यू पुट करो कि x लेस देन y प्लस जेड, फर्स्ट वाला कंडीशन सही था ना, x लेस देन y प्लस जेड फर्स्ट वाला कंडीशन सही है। तो x का वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 4 प्लस 2, हाँ ठीक है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट कंडीशन देखो, y इज लेस देन x प्लस जेड, तो y का वैल्यू क्या है, 4 है, 4 इज लेस देन x प्लस जेड मीन्स 1 प्लस 2 इज 3, तो वो तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ठीक है ना, वो सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे एक्शन एंट्रीज है उस हिसाब से अगर हम देखें तो वो जनरेट क्या कर रहा था, नॉट ए ट्राइंगल, हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और ये भी एक नॉट ए ट्राइंगल है, ठीक है। तो टेस्ट केस आपको लिखना है, जितने सारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक्शंस परफॉर्म हो रहा है उस सारे एक्शंस को आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड नंबर टेस्ट केस में क्या है कि फर्स्ट वाला कंडीशन तो ट्रू है कि x लेस देन y प्लस जेड होगा, y लेस देन x प्लस जेड होगा, z लेस देन x प्लस y नहीं होगा। तो थर्ड वाला देखो, x इज लेस देन y प्लस जेड, हाँ ठीक है, क्योंकि 4 प्लस 2 6 हो रहा है, 1 लेस देन 6, ठीक है। y लेस देन y प्लस जेड, y लेस देन x प्लस जेड, हाँ वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है, कैसे कि 2 इज लेस देन 4 प्लस 1 5, ठीक है। क्या z लेस देन x प्लस y हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 4 है और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी क्या जनरेट कर रहा था, नॉट ए ट्राइंगल जनरेट कर रहा था, सो दैट विल बी अ नॉट ए ट्राइंगल। थर्ड नंबर ऑफ टेस्ट केस भी आपका नॉट ए ट्राइंगल जनरेट करेगा, ठीक है। फोर्थ नंबर टेस्ट केस में देखो कि सारे वैल्यूज ट्रू है, ठीक है, तो उस केस में इक्वल इक्वल भी ट्रू है, मतलब x इक्वल y भी हो रहा है, x इक्वल z भी हो रहा है एंड y इक्वल z भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका आउटपुट शो कर रहा है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स यहाँ पे एक्स वाई जेड सारे वैल्यूज अगर 5 है या फिर कोई भी वैल्यूज हो जो इक्वल हो तभी हम उसको इक्विलेटरल बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि अगर 5 5 5 सारे ही सेम वैल्यूज है तो वहां पे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट केस में देखो कि सारे ट्रू है लेकिन y इक्वल्स टू जेड नहीं है तो वैल्यू कैसे हम लेंगे, तो ये तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है मतलब ये हो ही नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पे ऐसे डैश डैश किया गया है क्योंकि ये इम्पॉसिबल शो करता है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम लेंगे लेकिन एक जगह आप बोल रहे हो कि x इक्वल्स टू जेड होगा, x इक्वल्स टू वाई होगा और y इक्वल्स टू जेड ना होगा, मतलब नहीं होगा, तो ये थोड़ी पॉसिबल है, इसीलिए इसके जहाँ पे भी इम्पॉसिबल है वहां पे हमने ऐसे डैश डैश किया है, ठीक है, जो इम्पॉसिबल केस केस जनरेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, 6 नंबर हो गया, सेवेंथ नंबर पे क्या हो रहा था कि ट्रू फर्स्ट कंडीशन, तीनों चारों कंडीशन ट्रू है, x इक्वल्स टू जेड एंड y इक्वल्स टू जेड ये कंडीशन फॉल्स हो रहा था, ठीक है। तो x इक्वल्स टू जेड y इक्वल्स टू जेड नहीं हो रहा था लेकिन x इक्वल्स टू y हो रहा था, तो ये क्या होगा, आइसोसेलेस होगा, मतलब एक साइड मतलब x एंड y बोथ आर इक्वल, बाकी के साथ कोई रिलेशन हमें नहीं शो कर रहा है, तो आइसोसेलेस होगा। तो क्या हो सकता है कि x एंड y इक्वल, तो अगर हमने x का एंड y का वैल्यू इक्वल ले ले तभी ये टेस्ट केस परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, जो कि z से इक्वल ना हो,
ठीक है। तो ये आप ऐसे वैल्यूज डाल सकते हो जो आइसोसेलेस फॉर्म करेगा। ओके। नेक्स्ट भी आपका इम्पॉसिबल कंडीशन है। नेक्स्ट है आपका इम्पॉसिबल, तो उस केस में भी हमने क्या किया, डैश डैश ऐसे किया है। और अब देखो आइसोसेलेस फिर से हो रहा है। उस केस में क्या हो रहा है, आइसोसेलेस आपका 9th नंबर टेस्ट केस में देखो आइसोसेलेस कब हो रहा है, जब y इक्वल्स टू जेड फॉल्स हो रहा है और x इक्वल्स टू y फॉल्स हो रहा है, लेकिन x एंड z का वैल्यू इक्वल होगा, x एंड z का वैल्यू इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो x एंड z का वैल्यू इक्वल है, ठीक है, तब आइसोसेलेस फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट केस में ये भी हो रहा है आपका 10th नंबर टेस्ट केस, जहाँ पे ये भी आइसोसेलेस हो रहा है, और उस केस में फॉल्स कंडीशन क्या है, x इक्वल्स टू वाई एंड x इक्वल्स टू जेड, लेकिन y इक्वल्स टू जेड ट्रू होगा, तो y एंड z का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। तो y एंड z का वैल्यू सेम है और x इक्वल्स टू 3 है, तो ये आइसोसेलेस फॉर्म करता है। अच्छा, नेक्स्ट देखो ये सेलस है, और सेलस का मतलब लास्ट वाला कंडीशन, ये क्या बोल रहा है कि सेकंड जो कंडीशन है वो ट्रू है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, थर्ड कंडीशन ट्रू है। अच्छा, लेकिन x इक्वल्स टू वाई नहीं है, x इक्वल्स टू जेड नहीं है, y इक्वल्स टू जेड नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन कोई भी इक्वल नहीं है, लेकिन ये सारे कंडीशन ट्रू होगा, तो ये सेलस फॉर्म करेगा। तो उस केस में देखो कोई भी इक्वल नहीं है, ना x इक्वल है, ना y इक्वल है, ना z इक्वल है, लेकिन x इज लेस देन y प्लस z हो रहा है, हाँ हो रहा है, y इज लेस देन y प्लस z हो रहा है, एंड z इज आपका लेस देन x प्लस y, ये भी हो रहा है। तो इस केस में हमने सेलस परफॉर्म किया है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स गिवन रहेगा, और यहाँ पे हमने क्या देखा, 11 मतलब 11 टेस्ट केस जनरेट हुआ है, और वो मैंने डिसीजन टेबल के अकॉर्डिंग जनरेट किया है। तो डिसीजन टेबल मेनली ये एक टेस्टिंग टेक्निक है जो यूजफुल होता है when a variety of actions exist and we need to take a particular action depending upon the existing condition। इतने सारे कंडीशन है, और उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हुए हमें एक्शंस परफॉर्म करना है, और दैट विल बी and every table of the decision टेबल कंसिस्ट 4 पार्ट, ठीक है। एक तो होगा वहां पे कंडीशन स्टब, ठीक है, कंडीशन स्टब के अकॉर्डिंग कंडीशन एंट्रीज, ठीक है, और हमें परफॉर्म करना है क्या, एक्शन स्टब दिया रहेगा और एक्शन स्टब के अकॉर्डिंग एक्शन एंट्रीज, ठीक है। तो कंडीशंस मींस इनपुट्स, ठीक है, कितने सारे इनपुट वहां पे गिवन है, और एक्शंस क्या परफॉर्म कर रहा है, एक्शंस परफॉर्म कर रहा है, आउटपुट क्या जनरेट हो सकता है। ओके ओके, आई थिंक यहाँ तक समझ में आया है सबको। तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसे दिया जाएगा और ऐसे आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलेगा, तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसे कंडीशंस है, एक्शंस है, कंडीशंस मींस यहाँ पे ये इनपुट्स गिवन है, और एक्शंस आपको जनरेट करना, जो कि एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम के लिए कंडीशन ऐसे आपको दिया जाएगा, उसके एंट्रीज दिया जाएगा, और आपको एक्शन जनरेट कर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, एग्जाम जो न्यूमेरिकल है वो समझ में आया। और इम्पोर्टेंट है ये सब, अगर न्यूमेरिकल पूछता है तो यहीं से ही पूछेगा, जैसे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में से भी पूछ सकता है, ठीक है, और यहाँ से भी। मेन चीज है लॉजिक आप समझ लो तो आप कर पाओगे कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। तो कुछ कुछ न्यूमेरिकल है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो हमने ऑलरेडी करवाया है, और वो एग्जाम में भी आता है, ठीक है। आपको क्या बोले कि जैसे गेट में तो ये सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वहां पे भी ये सब पूछता है, और ऐसे सेमेस्टर्स एग्जाम में तो ये पूछता ही है,
ठीक है ना। जैसे उधर कोकोमो मॉडल के जितने भी सारे प्रॉब्लम्स होता है, जैसे बेसिक कोकोमो मॉडल के ऊपर डिपेंड करते हुए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, फिर आपका क्या था, एनालिटिकल मॉडल के ऊपर जो हमने किया था, ठीक है, वो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज यूज करके, और इधर और भी सारे जो ऑलरेडी हमने किया है, क्या फंक्शन पॉइंट, लाइंस ऑफ कोड, ठीक है, जो एस्टिमेशन टेक्निक के ऊपर है। और यहाँ पे जैसे डिसीजन टेबल और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ये सब पूछता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स भी करना है आप लोगों को, समझना है चीजें। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। और मैंने तो मिड सेम के लिए सिलेबस भी बोल दिया है, और हम सोचे असाइनमेंट एक दे देंगे, तो वहां से आप लोग पढ़ोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा मिड सेम के लिए। और पढ़ते रहो, नेक्स्ट वीक की तो एग्जाम है, ठीक है। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।